नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस या फिर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपने विकास को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बसपा सपा, उस सरकार के खिलाफ जो है जन विरोधी नीतियों को लेकर, सरकार के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर, सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हम जो है बातचीत करेंगे। सीधा मेरे साथ बांगरमऊ सीट से यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह चंदेल, जो कि सपा प्रवक्ता हैं, सीधा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, सपा सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है, कितनी तैयारी और किन किन मुद्दों के साथ आप सभी सीटों पर उतर रहे हैं सर? देखिए, तैयारी यहाँ पर अभी जो 7 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में इस पार्टी की जिस चुनाव क्षेत्र में भी है, बहुत मुद्दे हैं हमारे पास, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो अपराध का हो, चाहे वो विकास का हो। इतने सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश, इस समय अपराधों की तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, तो मुद्दों की कमी नहीं है। हम लोग मुद्दों पे नहीं, हम लोग और सबसे ज्यादा उस पर जो उतर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी 2017 में छोड़ के गए थे, तो वहां पर कम से कम उसी विकास की तो मिलती रही। हम लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ काम कर रहा। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, यहाँ सरकार बनाई, एक भी उस पर नहीं लिए उन्होंने। आज तक 3.5 साल 4 साल होने को आ रहे हैं। ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी कैसा काम नहीं किया है वहां पर, जो कोई प्रदेश में जनहित में कार्य हो रहा हो। कहां पर आप जा रही है, कहां महंगाई जा रही है, कहां पे किसानों की जो दोगुनी करने की बात हो रही थी, आपके पास कुछ विषय बचा ही नहीं है। ये लोग सिर्फ बहलाने और गुमराह काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हमारे पास मुद्दों की जरूरत नहीं। मुझे लगता है 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी और पार्टी करेगी। लेकिन सर, कैसे कहा यह जाता रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार जो प्रत्याशी होता है पार्टी की तरफ से, अगर उसकी साफ सुथरी छवि होती है तो जनता में उसका एक मैसेज जाता है और जनता का भरपूर से समर्थन मिलता है। लेकिन बांगरमऊ सीट से अगर सपा उम्मीदवार की बात की जाए सर, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं सर। ऐसी क्या मजबूरी थी सपा की, उनको टिकट दिया गया और पूर्व विधायक का टिकट काट दिया गया? सर, आपको नहीं लगता कि जो समर्थन मिलना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान की कोई बात नहीं। हम लोग बांगरमऊ घूम रहे हैं, हमें लग रहा है कि जो ये बात जो गुमराह किया जा रहा है कि बांगरमऊ मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट न देकर किसी और अन्य जगह जाएगा। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम हमेशा साथ रहा है और समाजवादी पार्टी भी उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी बदनाम हो रही है। हमेशा पर उंगलियां, अखिलेश यादव जी पर, मुलायम सिंह यादव जी पर उंगलियां उठाते रहे हैं कि भाई आपको याद होगा उनको मुल्ला मुलायम नाम से लोग कहने लगे थे। तो ये जो अब मुसलमान भाइयों को पता है कि उनको समाजवादी पार्टी उनका हमेशा हित चाहती है, और ये बांगरमऊ को चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत ही दूसरे तरीका के अलग सी रणनीति तैयार की गई। यहाँ पर सुरेश पाल जी को उतारा गया है, और हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक तो ठीक है सर। अनिरुद्ध जी, यहाँ तक तो ठीक है, मुल्ला मुलायम सिंह भी उनको कहा जाता रहा है, मुसलमानों का यहाँ पर जो है उनको भरपूर समर्थन भी मिलता रहा है सपा पार्टी को। लेकिन फिर बदलू खान का टिकट क्यों काट दिया? वो दावेदार माने जा रहे थे सर। देखिए, ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो निर्णय लेता है कि वहां किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। पार्टी ने निर्णय लिया एक बैकवर्ड में प्रत्याशी उतारा जाए, क्योंकि यहाँ हम लोग भी टिकट मांग रहे थे, हम भी दावेदार थे उसमें, मेरी भी बात हुई थी। बट कि शायद अगर सामान्य में श्रवण में उतारा जाएगा तो ठाकुर लड़ा दिया, मुस्लिम उतारा जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, बैकवर्ड उतारा होगा। तो ये सब जाति समीकरण देखकर भी वहां पर प्रत्याशी को उतारा गया है, क्योंकि इस समय जो वहां की सिचुएशन जो मांग थी उस प्रत्याशी को उसके साथ। सर, क्या यह मान लिया जाए, सर क्या यह मान लिया जाए कि सपा भी अब जाति की राजनीति कर रही है? जाति की राजनीति, देखिए इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। जाति की राजनीति अब क्या राजनीति जो है सब टोटल जातियों पे ही आकर सिमट गई है। अब पार्टियों में बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि खुद का होता नहीं है कुछ। जब तक जाति समीकरण पहले भी चलता चला आया है, जाति समीकरण भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बसपा भी करती है। समीकरण के आप चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक सब जातियों को साधेंगे नहीं। तो कोई कह दे कि मैं बीजेपी
सिर्फ ठाकुर और पंडितों को लेकर सरकार बनाएगी। आज वो भी दलित और पिछड़ों की बात करते हैं ना। अब और कांग्रेस चली जाए, जो जितनी पार्टियां हैं सब जानती हैं बिना अदर जाति, जब तक सारी जातियां एकत्रित नहीं होंगी तब तक सरकार बनाना, प्रत्याशी को जिताना बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन जिस तरह से पूर्व विधायक जो दावेदारी की पेश कर रहे थे यहाँ पर सर, उपचुनाव में जो है उतरने की, उनका टिकट काट दिया गया, तो आपको नहीं लगता सर जो उनकी जाति से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, कि कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखिए विलास जी, बहुत साफ है कि टिकट 42 लोग मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से। सर आपको मेरी आवाज मिल रही है? 42 लोगों में कुछ ठाकुर थे, कुछ ब्राह्मण। की आवाज आ रही है मुझको? आपको मिल गया? सर बिल्कुल सुन पा रहा हूं, आप बोलिए सर, कंटिन्यू बोलिए सर। मैं 41 लोग टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, आवेदन किया था। अब मिलना तो किसी एक व्यक्ति को ही था, बिल्कुल, वो एक व्यक्ति सुरेश पाल हुए। बाकी 41 को नहीं मिलना था, तो नहीं मिला। उसमें से फिर वही आ जाएगा कि कोई जिसको पार्टी ने निर्णय लिया है कि जाति समीकरण देखकर किसको अन्य पार्टियां लड़ा रही हैं, किसको हम लोग लड़ाएंगे, उसी हिसाब से निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और हम लोगों की लड़ाई बड़ी है। 2022 की लड़ाई है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से शुरुआत यहाँ से बिल्कुल जाए, 7 सीटें हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उनको दें, ताकि 2022 में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव बन सके। ये हम लोगों का मिशन है सर। और यही लेकिन अगर बांगरमऊ सीट की बात की जाए सर, यहाँ पर जो है कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे बीजेपी से, हालांकि कुछ मुकदमों में वो जेल में बंद है, वो सबके सामने है। उससे पहले सपा का कब्जा रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से बांगरमऊ सीट पर सपा वापसी कर रही है, और कितने बहुमत के साथ, कितनी परसेंटेज के साथ सपा वापसी कर रही है सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ पर जीती। एक बार कहते हैं 1970 में शायद जीता नहीं है, या हो सकता भी ना हुआ हूँ, वो लेखा जोखा किसी के पास मिल नहीं रहा। ये मेरे यादाश्त में पहली बार पार्टी ने कुलदीप सिंह तत्व में चुनाव जीता था, और ये जीत सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर का ही था, वर्चस्व जो वहां पर जीत लाए थे। बीजेपी में वो हैसियत नहीं है जीत कर वहां पे। श्रीकांत यार जी की कोई ऐसा बहुत बड़ी अच्छी छवि हो या वो हो, उन पर अधिक मुकदमे नहीं, तो वो वहां घुसोट के मुकदमे चल रहे हैं। वो तो सपा प्रत्याशी पे भी चल रहा है कि ये तो सपा प्रत्याशी पे चल रहा है जी। उसी पे मैं देखिए प्रत्याशी में जो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बता रहा हूं आपको कि वहां पे कुछ ना कुछ विरोधाभास रहता है। तो उन भी इस समय जो प्रतिया है वो भी मेरे हिसाब से वहां पर जो लोग रूमर आ रहा है कि सभी पार्टियां वहां इस समय संघर्ष कर रही हैं, और सिख पार्टी ही है जो वहां पर जो वोटों का प्रतिशत सबसे ज्यादा लेकर इस समय लड़ रही है, और हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताकर ठीक है सर। भेजने का सर, कानून व्यवस्था को लेकर जो है योगी सरकार को घेरा जा रहा है, और कानून व्यवस्था बदहाल भी हो रही है, इसमें कोई जो है दो राय की बात नहीं है। लेकिन सर, अगर किसी प्रत्याशी को जो चुनाव मैदान में उतारा जाता है, अगर उस पर कुछ मुकदमे चल रहे हैं सर, और वो चुनाव जीत जाता है, जनप्रतिनिधि बनकर जो है वो जनता का जो है प्रतिनिधित्व करता है सर, फिर उसे कानून व्यवस्था की क्या उम्मीद की जाए सर, क्योंकि खुद उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। जो अब अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उन पर कितने सारे मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री पर कितने बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे 50 नाम है जिन पर मुकदमे हैं। तो अब ये जो हमारा प्रत्याशी है उस पे जो हम लोग गाँव से आते हैं, छोटी जगहों से आते हैं, तो है कुछ ना कुछ कहीं रंजिश होती है, आपसी मारपीट होती है, जमीन है, ये किससे सब पे मिलेंगे आपको। मगर ऐसे मुकदमे हमारे प्रत्याशी पे नहीं है जैसा मौर्या पे है, जैसे योगी आदित्यनाथ पर है, जैसे अमित शाह पर है। तो ऐसे मुकदमे जब वो लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो लेकिन सर मजबूरियां क्या होती हैं पार्टियों की कि आखिरकार अगर किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उस पर मुकदमे चले, मजबूरियां क्या होती हैं उनको यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारने की, उनको टिकट देने की? देखिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नेताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। यही बात करते थे, भ्रष्टाचार ना अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, इनसे पूछा जाए ना कि भाई आप लोगों ने, जब आपके यहाँ वही लोग आ जाते, तब तक वो दूसरी पार्टियों में रहते हैं, तब तक वो अपराधी रहते हैं। जहां आपकी पार्टी में चले जाते हैं, वो गंगा नहा लेते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। आपके पास कौन है कि जो पास गया वो पवित्र हो गया? तो ये इनके पास एक लंबा चौड़ा से, आप
की सरकार में देखें तो मुझे लगता है दर्जनों मंत्री ऐसे हैं जिन पर कई बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कई सारे ऐसे मंत्री पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो ये से पूछा जा कि इस बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग जब सरकार थी तब ये लोग कहते थे देखिए यहाँ पर आतंक है, गुंडा राज चल रहा है। आज बताए ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, खुलेआम रोज बलात्कार हो रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। ये इनका है कहाँ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से आज क्या सिर्फ जो जुमला बन के रह गया है, ये जुमला और इन पर भारी पड़ेगा क्योंकि जनता आ चुकी है। ठीक है सर, एक और मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे। यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, सपा कितनी सीटें जीत रही है सर? की 7 सीट जीतकर हम लोग यहां से ये संदेश देने का काम है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा 2022 में साफ होने वाला है और यही सातों को जीतकर हम लोग सबको सदन भेजने वाले। शुक्रिया आपका सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव को लेकर पार्टियां जो दावे कर रही हैं कौन जीत हासिल करेगा। अगर बसपा की बात की जाए, फिर कांग्रेस की बात की जाए, फिर सपा की बात की जाए तो सभी पार्टियां 7 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही हैं। यहां पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी चुनाव में जो है जीतकर फिर से वापसी करने की बात करे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार 7 सीटों पर राज तिलक किस पार्टी का होगा, किस उम्मीदवार का होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।